मैं वही था जिसके पीछे कॉलेज की क्वीन सालों तक भागती रही और मुझे कभी पा नहीं सकी। उसने 4 साल तक मेरा पीछा किया, मैंने 4 साल तक उसे रिजेक्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरे दिल की दीवारें गिरने लगी। ठीक उसी वक्त जब सबको लगा कि हम फाइनली एक होने वाले हैं, मैंने उसे फिर से मना कर दिया। मैं बिना कुछ कहे देश छोड़कर चला गया। दिल टूटने के बाद आयरिस ने उस चीज पर हार मान ली जिसे वह अपनी एक गलती मानती थी। सबको लगता था कि मैं आयरिस से प्यार नहीं करता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बचपन से ही मुझे दिल की एक गंभीर बीमारी थी और मैं उसे अपने साथ इस मुश्किल में नहीं घसीटना चाहता था। 3 साल बीत गए। मैं आखिरकार घर वापस आ गया। मैंने जानबूझकर आयरिस को अवॉइड किया और एक छोटी सी फर्म में नौकरी कर ली। फिर एक रात अकेले काम करते हुए मेरे दिल ने जवाब दे दिया, मैं अकेला ही मर गया। कुछ ही समय बाद आयरिस को यह खबर मिली। उसने कुछ नहीं कहा, एक आंसू भी नहीं बहाया। वह अंतिम संस्कार फ्यूनल में भी नहीं आई। उसके आसपास के लोग उसकी इस ठंडी खामोशी से दुखी थे। वे एक एक करके उससे दूर होते चले गए। लेकिन यह लड़की जो इतनी कठोर दिखती थी, कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन, अवसाद की वजह से मर गई। आयरिस ने कभी किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसने अकेले चुपचाप मौत का सामना करना चुना। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे, जब वे दोबारा मिले तो कोई भी पहले झुकने को तैयार नहीं था। दो लाइनों की तरह जो कभी एक दूसरे को क्रॉस करती थी और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती चली गयी, बहुत दूर। इसलिए जिंदगी का यह दूसरा मौका मिलने के बाद मैंने एक फैसला किया, अब और कोई पछतावा नहीं। मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूँ जिसने मुझे 7 साल तक प्यार किया। मैंने अपना फोन उठाया और आयरिस को टेक्स्ट किया, जिसका नाम मेरे कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर पिन था। क्या तुम्हारे पास मिलने का समय? मैंने अपने दिमाग में 60 तक गिना, फिर मैसेज को अनसेंड पुल बैक कर दिया। कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि आयरिस को इतनी गहरी चोट लगी है कि वह इतनी आसानी से कदम पीछे नहीं बढ़ा सकती। मैंने उस जिद्दी, चुपचाप दुख सहने वाली लड़की के बारे में सोचा जो मुझे याद थी और मेरे सीने में दर्द होने लगा। इसी बीच च्यू एम्पायर की टॉप फ्लोर पर आयरिस डॉक्यूमेंट्स के एक ढेर पर काम कर रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह खूबसूरत था, लेकिन अब और अधिक ठंडा और गंभीर था। तभी उसके फोन पर एक जाना पहचाना अलर्ट टोन बजा। उसने बिना सोचे अपना महंगा पेन गिरा दिया। उसने पिन किए गए मैसेज थ्रेड पर टैप किया। कॉन्टैक्ट का नाम था रीड। इतने सालों के बाद एक अकेली लाइन दिखाई दी, क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? आयरिस ने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। वह बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखती रही। जैसे ही वह इसे कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ी, उसने अपनी सांसें रोक ली। मैसेज गायब हो गया। वह बिल्कुल नहीं हिली। एक लंबा पल बीत गया, इससे पहले कि उसने आखिरकार अपनी पलकें झपकाई, धीरे और भारी, जैसे कोई सपने से जाग रहा हो। आयरिस के होंठों का कोना बहुत हल्का सा ऊपर उठा, फिर उसने जबरदस्ती उसे वापस नीचे कर लिया। उसने शायद यह किसी गलत इंसान को भेज दिया होगा। सपने देखना बंद करो, वह तुम्हें पसंद नहीं करता। उसने कभी नहीं किया। आयरिस ने अपना पेन फिर से उठा लिया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं लिखा। इंक कॉन्ट्रैक्ट पर एक काले धब्बे की तरह फैल गई। उसने अपना सिर झुका लिया और मेरा चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वह सहज शांत मुस्कान जो मैं हमेशा पहनता था, गर्म और उज्जवल, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मुझे देखना पसंद करती थी। आयरिस अपनी सोच में गहराई से डूब गई। तभी दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे वापस खींच लिया। पल भर में आयरिस ने अपनी हर भावना को अंदर बंद कर लिया और एक बार फिर से तेज तर्रार कमांडिंग सीईओ बन गई। एक सुंदर महिला ने ऑफिस के दरवाजे से अंदर झांका। आयरिस ने घड़ी की तरफ देखा। अभी छुट्टी का समय भी नहीं हुआ था। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? जब मैं पहली बार देश छोड़कर गया था, तब आयरिस के दिन अंधेरे और खोखले थे। लीना, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और कॉलेज की रूममेट, उस पूरे समय में उसके साथ रही। आखिरकार आयरिस ने खुद को संभाला। उसने च्यू एम्पायर की कमान संभाली और लीना उसके साथ वहीं थी, अपना पैसा, समय और एनर्जी लगा रही थी। अब लीना एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर के रूप में काम करती है। वह ऑफिस में दाखिल हुई, दोषी भाव से अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजलाते हुए। आयरिस ने जानबूझकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुमने जो भी समय बर्बाद किया है उसे मैं तुम्हारी सैलरी से काट रही हूँ। लीना लगभग डर के मारे उछल पड़ी। उसने डेस्क पर एक कागज का टुकड़ा पटक दिया। बस इसे खुद देख लो। आयरिस ने नीचे देखा और वह सुन्न रह गई। उसकी आंखें टॉप राइट कॉर्नर पर टिक गईं। ये एक रिज्यूमे था और उस कोने में एक छोटा चौकोर फोटो में मैं इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी हो। आयरिस ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच वहां हूँ। उसे वापस देखते हुए आयरिस काफी देर तक शांत रही। लीना ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। वह पहले से ही जानती थी, इतना समय बीत चुका था। आयरिस ने इसके बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे कभी सच में जाने नहीं दिया था। आयरिस, लीना ने सावधानी से शुरुआत की, अगर ये बहुत मुश्किल है तो मैं उसे मना कर सकती हूँ। तुम ऐसा क्यों करोगी? आयरिस ने ऊपर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर उसने सही तरीके से अप्लाई किया है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन लीना हिचकिचाई। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि मैं अभी भी आयरिस को कितना प्रभावित करता हूँ। आयरिस ने उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने रिज्यूमे वापस सौंप दिया। इसे नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करो, उसके बारे में मुझे अपडेट देने की जरूरत नहीं है। उसने लीना की आंखों में सीधे देखा
और साफ तौर पर कहा, मेरे पास किसी साधारण कली को वर्कर पर विशेष ध्यान देने की कोई वजह नहीं है। लीना ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर आह भरी और बाहर चली गई। जब कमरा दोबारा शांत हुआ तो आयरिस के शरीर का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसका चेहरा साए में गिर गया, जैसे कोई ऐसी बर्फ जो कभी पूरी तरह नहीं पिघलती। कुछ ही समय बाद मैं एक शार्प बिजनेस सूट में च्यू एम्पायर के बाहर खड़ा था। लॉबी कैफे में जूनियर स्टाफ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी लिफ्ट खुली और कोई सीधे मेरी तरफ बढ़ते हुए बाहर आया। पूरी लॉबी शांत हो गई, सबकी आंखें देखने के लिए टिक गईं। जो महिला मेरी तरफ बढ़ रही थी वह गार्ड और सावधान थी। यह लीना थी, आयरिस की कॉलेज रूममेट। मेरी पिछली जिंदगी में वही थी जो आयरिस की जगह मेरे अंतिम संस्कार में आई थी, और वह सच में बहुत रोई थी। लेकिन मैं जानता था कि वे आंसू कभी मेरे लिए नहीं थे, वे आयरिस के लिए थे, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे खोने का मतलब आयरिस के दिल का आखिरी टुकड़ा खोना था, और आयरिस आखिरकार एक खाली शैल खोखली बन जाएगी। मैंने उसके सीने पर लगे नेम बैज को देखा। मैंने थोड़ा झुकर विश किया, हेलो, मैं रीड हूँ, लीगल डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। लीना ने अपना सिर झुका लिया और उसकी असहजता बढ़ गई। मैं लॉ स्कूल का कैंपस किंग था, अपनी क्लास का टॉपर, ऐसा इंसान जिसे लोग सम्मान की नजर से देखते थे। मुझे एक बार देखते ही उसकी नर्व्स बढ़ गईं, खासकर इसलिए क्योंकि मैं वही आदमी था जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कभी प्यार करना बंद नहीं किया था। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई, मेरे पीछे आओ। मैं लीना के पीछे लिफ्ट में गया। हमारे पीछे स्टाफ फुसफुसाने लगा, वह खुद उसे लेने नीचे आई, क्या वह उनका बॉयफ्रेंड हो सकता है? बिना किसी शब्द के हर किसी ने चुपचाप मुझ पर एक ही लेबल लगा दिया, गहरे प्यार में डूबा हुआ। इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला और मैं वहीं रुक गया। सामने और सेंटर में एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी, जिससे एक ठंडी और अट्रैक्टिव वाइब आ रही थी। सिर्फ 3 साल और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह शर्मीली, सेंसिटिव लड़की जो वह कभी थी, अब बिजनेस की दुनिया में एक लीजेंड बन चुकी थी। उसके बारे में सब कुछ अब शार्प और अनटचेबल था। उस सॉफ्ट लड़की जैसी बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। आयरिस डॉक्यूमेंट्स को पलट रही थी, बार बार उन्हीं पेजों को देख रही थी। वह पूरी तरह से एक संजीदा इंटरव्यूअर लग रही थी। मैं बस एक पल के लिए रुका, फिर बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया, हमेशा की तरह शांत। हेलो, मैं रीड हूँ, लीगल पोजीशन के इंटरव्यू के लिए। आयरिस ने ऊपर नहीं देखा, वह मेरे रिज्यूमे को पलटती रही। चूंकि वह बात नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए कमरे में केवल पेजों के पलटने की हल्की आवाज थी। फिर उसने रिज्यूमे नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैंने उन्हें रिव्यू कर लिया है। उसका टोन फ्लैट था। वहाँ कोई सवाल नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है, आपने नेशनल कोर्ट की पोजीशन को क्यों ठुकरा दिया? यह तो हर लॉ स्टूडेंट का सपना होता है। वह रुकी, उसकी आंखें गहरी हो गईं। या शायद मुझे जो सच में पूछना चाहिए वो ये है कि तुम वापस क्यों आए? मैंने सवाल सुना और मेरे होठों का कोना ऊपर उठ गया। किसी खास इंसान के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं? आयरिस का एक्सप्रेशन कड़ा हो गया। उसने खुद को मजबूर किया कि वह इसका कोई गहरा मतलब ना निकाले, लेकिन फिर भी उसकी आंखें मेरी तरफ चली गईं। उसे अचानक कल वाले मैसेज का ख्याल आया। क्या वह सच में उसके लिए था? उसने अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। दबी हुई उम्मीद और उलझी हुई भावनाओं की एक लहर उसके गले को दबाने लगी, जिससे वह पूरी तरह से अवाक रह गई। मैं मुस्कुराते हुए बोलता रहा, मेरे मेंटर के लिए उनकी उम्र हो रही है, वह इस साल रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं मुख्य रूप से उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च में गाइड करने के लिए वापस आया हूँ। मैंने अपनी मुस्कान को सहज रखा। अभी उस तरफ चीजें ज्यादा हेक्टिक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम ढूंढ लिया जाए। इंटरव्यू रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे समय ही रुक गया हो। आयरिस अपने हाथों में रिज्यूमे को घूरती रही, कुछ नहीं बोली। फिर उसने एक हल्की अजीब सी हंसी हंसती। काफी समर्पित, डिवोटेड स्टूडेंट हो, नहीं? आयरिस ने फोल्डर बंद किया और अपनी निगाहें मुझ पर टिका दी। उसकी डार्क आंखों में कुछ अनकहा तैर रहा था। बस जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, मैंने अपने टोन को सिंपल रखते हुए कहा। रीड, तुम भाग गए थे तो वापस क्यों आए? आयरिस ने जोर से पूछा। उसका हर शब्द जानबूझकर कहा गया था। हमारे दोबारा मिलने के बाद बमुश्किल 15 मिनट की बातचीत में पहली बार असली भावनाएं बाहर आईं। मैंने एक भौं उठाई। आखिरकार उसने यह नाटक करना बंद कर दिया कि हम अजनबी हैं। मैं आयरिस के गुस्सा होने से नहीं डरता था। अगर कुछ था तो मैं चाहता था कि वह गुस्सा हो, एक घाव जिसमें इन्फेक्शन हो गया हो। वह तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसे ढककर रखें। मुझे जिस चीज से ज्यादा डर लगता था वो थी उसकी खामोशी, बर्फ की तरह ठंडी और सीलबंद। कम से कम इसका मतलब ये था कि उसने हमारे बीच जो कुछ भी था उसके लिए एक दरार खुली छोड़ दी थी। रोशनी को अंदर आने दो और बर्फ भी पिघल जाएगी। मैं काफी देर तक शांत रहा। ठीक उसी वक्त जब आयरिस को लगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैंने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया। क्योंकि मुझे पछतावा है, मैंने धीरे से कहा। शब्द बमुश्किल एक फुसफुसाहट थे, हवा में गायब हो जाने जितने हल्के। और फिर भी किसी तरह वे एक वजन की तरह गिरे, आयरिस के कानों से जोर से टकराए। वह सहम गई, वही गलती दोबारा दोहराने के डर से और ज्यादा चाहने के डर से। 3 साल पहले का मेरा रिजेक्शन एक झटके की तरह वापस आया, जिससे उसका सिर चकरा गया। वह खुद को दोबारा खोने से डर रही थी, खुद का वह दयनीय बेताब वर्जन जिसने मेरे हाथों से फिसलने वाले लगाव के छोटे छोटे टुकड़ों की भी भीख मांगी थी। वह कभी सच में ऐसी नहीं थी। जल्दी ही
आयरिस ने खुद को वापस संभाला। वह फिर से ठंडी अलग इंटरव्यूअर बन गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, झांसे में नहीं आई। वह खड़ी हो गई, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। इंटरव्यू यहीं खत्म होता है, HR रिजल्ट्स के लिए आपसे संपर्क करेगा। वह अपने लंबे स्थिर कदमों से दूर चली गई। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, उसने कुर्सी पर बैठे मुझे नीचे देखा और समान रूप से कहा, चू एम्पायर वर्तमान में अपने लीगल डिपार्टमेंट का विस्तार कर रहा है। यह एक क्रिटिकल रोल है, इसीलिए मैंने खुद ये इंटरव्यू लिया। ये किसी और के लिए भी ऐसा ही होता। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने उसके उन आखिरी शब्दों को फिर से याद किया जो उसने मुझ पर फेंके थे। अगर वह सच में परवाह नहीं करती तो उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती, और फिर भी उसने ऐसा किया। क्या वह मुझे एक लाइन क्रॉस न करने की चेतावनी दे रही थी, या यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि अब वह मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? मुझे अपनी दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रही थी, या खुद को समझा रही थी कि वह आगे बढ़ चुकी है? दिन के दौरान मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। मैं खुद को बिजी रखता हूँ, भूख लगने पर खाता हूँ, मन होने पर मजे करता हूँ। दोपहर में मैं अपने पड़ोस में जॉगिंग करता हूँ। मैं आयरिस के बारे में चेक न करने का नियम बनाता हूँ। मैं जिस जगह रहता हूँ वह एक हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, प्राइवेट और सुरक्षित। वहाँ आपको शायद ही कोई दिखाई दे। इसीलिए जब आयरिस कुछ ही मीटर की दूरी पर दिखाई दी तो उसे मिस करना असंभव था। वह सीधे मेरी तरफ आ रही थी, और उसके साथ एक ब्लैक 3 पीस सूट में एक आदमी था जो पूरी तरह से एक पावर प्लेयर लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और तुरंत ही एक ठंडी तीखी निगाह से मेरा सामना हुआ। आयरिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे सांस लेने के लिए हांफते हुए देखती रही। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरी हार्ट कंडीशन की वजह से मैं इन वर्कआउट्स के दौरान खुद पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहा था। फिर भी ये मेरे शरीर की क्षमता के अंदर ही था। लेकिन मेरे होंठ हल्के पीले पड़ गए थे और ये साफ दिख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयरिस कुछ कदम दूर रुक गई। वह रुकी, फिर पूछा। मैंने ऊपर देखा, अभी भी अपनी सांसें संभालते हुए। क्या इत्तेफाक है, मैं यहीं रहता हूँ। इससे पहले कि शब्द पूरी तरह बाहर आते, वह आदमी जिसे इग्नोर किया गया था हमारे बीच आ गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं मार्कस हूँ, ग्रैंड रीच का प्रोजेक्ट लीड। वह हल्के से चिढ़ते हुए आयरिस की तरफ मुड़ा। क्या तुम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मार्कस की आंखें सिकुड़ गईं। वह और जोर लगाने ही वाला था कि तभी मुझे अचानक खांसी का दौरा पड़ा। वह 2 कदम पीछे हट गया। आयरिस ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मार्कस तुम जा सकते हो, आज के लिए हमारा काम हो गया। लेकिन हमने तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं किया था। मार्कस ने आपत्ति जतानी शुरू की। फिर वह मुड़ा और उसने आयरिस को अपनी तरफ देखा, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं थी। मैं ये एक बार फिर कहूंगी, मुझे बिजनेस पार्टनर्स का काम के बाहर मुझसे कांटेक्ट करना पसंद नहीं है। एक सेंटेंस और उसने उसे सीधे प्रोफेशनल लाइन के पीछे धकेल दिया, उसके आखिरी भ्रम को भी खत्म कर दिया। मार्कस का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जैसा आदमी, काबिल, ध्यान रखने वाला, हर तरह से सफल, फिर भी उसे उसकी तरफ से एक नजर भी क्यों नहीं मिल पाती। क्या तुम चल सकते हो? मैंने ऊपर देखा और महसूस किया कि आयरिस मुझसे बात कर रही थी। मैंने मार्कस की तरफ देखा, उसका चेहरा उतर चुका था। मैं सीधा खड़ा हुआ। मैं चल सकता हूँ। भले ही आयरिस हमेशा वह ठंडा उदासीन चेहरा पहनती थी, लेकिन देखने वाला कोई भी महसूस कर सकता था कि जिस तरह से वह मुझे देखती है वह बिल्कुल अलग है। मार्कस ने अपने फोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने मुझे जोर से घूरा, फिर वह मुड़ा और चला गया। मैंने बेबसी से कंधे उचका दिए। वह पहले ही जा चुका था और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मार्कस के जाने के बाद आयरिस करीब आई। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। तुम्हारा रंग सचमुच चिंताजनक है। मुझे इस बात पर फिर से विचार करना पड़ सकता है कि तुम च्यू एम्पायर की मांगों के लिए फिट हो या नहीं। हमें मजबूत कंस्टिट्यूशन, सेहत वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। कॉलेज के दिनों में मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा था। उस समय यह कंडीशन गंभीर नहीं थी। मैं बिल्कुल हेल्दी दिखता था। मेरे देश छोड़ने के बाद ही ये ज्यादा खराब हुई। इसीलिए आयरिस को मेरे दिल की बीमारी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मेरी बीमारी ही असली वजह थी कि मैंने तब उसे खुद से दूर धकेल दिया था। मैं इसे छिपाने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह खुद अपने समय पर इसका पता लगाए। मैंने पलकें झपकाई, फिर एक छोटी सी मुस्कान बाहर आने दी। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे पहले ही हायर कर लिया गया है? मेरी आवाज सॉफ्ट थी। मेरे द्वारा बोला गया आयरिस शब्द एक अजीब तरह का अपनापन लेकर आया। आयरिस ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसने बालों की एक ढीली लट को अपने कान के पीछे दबाया और जानबूझकर अपना टोन कड़ा किया। मैंने कहा कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मैंने वह सुना और मैं सीधा खड़ा हो गया। मेरी आंखें सीधे उसके चेहरे पर गईं। फिर से विचार करने के बाद भी मैं ही तुम्हारे पास सबसे बेस्ट चॉइस हूँ। मेरी आवाज का कॉन्फिडेंस देखकर वह वापस मुड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अजीब है, मेरे लौटने के बाद से यह हमारे रास्ते क्रॉस होने का दूसरा मौका है, लेकिन केवल अब यह उसे सच में हिट कर रहा है। वह आदमी जिसने उसके दिल की धड़कनों को इतनी बार बढ़ाया है कि वह गिन भी नहीं सकी, उसके सामने फिर से खड़ा था। उसका दिल तेजी से उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। मैंने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला और तभी अचानक चक्कर आने की एक लहर मेरे अंदर से गुजरी। इससे पहले कि मैं इसे समझ पाता, एक छोटे पीले हाथ ने ठीक समय पर मेरी कोहनी पकड़ ली। मैंने नीचे देखा और आयरिस की आंखों से आंखें मिली। थैंक यू, मैंने चुपचाप कहा। उसकी भौहें और गहरी हो गईं। वह हिचकिचाई, फिर सीधे ताना मारने लगी। रीड, तुमने खुद को ऐसा कैसे होने दिया? लेकिन जब वह ये कह रही थी
तब भी मुझे संभालने वाले हाथ ने पकड़ और मजबूत कर ली थी। मैं लगभग मुस्कुरा दिया। सरकाज्म, व्यंग्य में लिपटी उसकी चिंता मुझे बिल्कुल सूट कर रही थी। मैंने अपने एक्सप्रेशन को ऐसे बदला जैसे उसके शब्द सचमुच मुझ पर असर कर गए हों। मैंने अपनी निगाहें नीचे कर ली। सॉरी, मैंने धीरे से कहा। मुझे इस तरह देखकर आयरिस का गुस्सा बढ़ गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं वह खुद ही रुक गई। उसके शब्द जल्दबाजी में निकले, लेकिन मेरा हाथ छोड़ने की उसकी रफ्तार धीमी थी। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। आयरिस मुड़ी और चली गई। उसने मुझे अपनी तरफ घूरते हुए छोड़ दिया, लेकिन उसने यह कहा था, अगली बार आयरिस उतनी रेसिस्टेंट प्रतिरोधी नहीं है जितना वह नाटक करती है। मेरे पास अभी भी एक चांस है। अगली ही सुबह मैं काम शुरू करने के लिए च्यू एम्पायर पहुंचा। इस तरफ काउंसलर, ये आपकी डेस्क है। मैं एक ऑनल ब्लैक सूट में था, लंबा, साफ सुथरा, एक ऐसा प्रेजेंस जो अनदेखा करना असंभव था। एचआर असिस्टेंट ने अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए मुंह पर एक नजर डाली। कोई इतना अट्रैक्टिव होने के साथ साथ इस फील्ड के सबसे शार्प वकीलों में से एक कैसे हो सकता है? मैंने सिर हिलाया और मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि ऑफिस का दरवाजा खुला और लीना अंदर आ गई। असिस्टेंट ने लीना और मेरे बीच देखा, तुरंत कमरे का माहौल भांप लिया और बाहर निकल गई, जाते जाते लीना पर कुछ एक्स्ट्रा नजरें डालते हुए, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मैंने पहले बात की, क्या कुछ चल रहा है? नया असाइनमेंट। लीना हिचकिचाई, फिर खुद को संभाला। जवाब देने से पहले मुझे तुमसे बात करनी होगी, उसने जल्दबाजी में जोड़ा। ये आयरिस के बारे में है। बस एक सेकंड के लिए मेरी आंखों में कुछ चमका, फिर मैंने उसे वापस खींच लिया। मैंने एक धीमी सांस छोड़ी। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं, है ना? मैंने अपना सिर झुका लिया। आंखें कुछ अनकही बातों से भरी थीं और फिर भी ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ कह दिया हो। लीना को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ। वह यहाँ में एक लड़ाई के लिए तैयार होकर आई थी, पूरी तरह से मन बनाकर कि वह मुझसे कहेगी कि काम पर आयरिस से दूर रहूं। लेकिन मुझे इस तरह देखकर वह खुद को सॉफ्ट होते हुए पाती है, मेरी तरफ से बोलना चाहती है, क्योंकि मैं उस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं दिखता जो बस चला जाता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैंने एक शांत मुस्कान दी। मैं जानता हूँ कि वह मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। जब मैंने यह कहा तो मैंने लीना की तरफ देखा। मेरी आंखें खाली थीं, तैरती हुई। लीना का चेहरा संघर्ष से घिर गया। अगर वह हमें दोबारा साथ लाने में मदद नहीं करती तो वह बस तमाशा कैसे देख सकती है? क्या वह सच में आयरिस को अकेला बूढ़ा होने देगी? उसने अपने दांत भींचे और आयरिस द्वारा दी गई हर चेतावनी को भूल गई। मैं हार मानती हूँ, मैं तुम दोनों से और डील नहीं कर सकती। मैं बस पूछने जा रही हूँ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? लीना के गाल फूले हुए थे। वह पूरी एकाग्रता से मुझे घूर रही थी। जैसे ही उसे मेरी तरफ से हाँ मिलेगी, वह ऊपर भागने और आयरिस को खुद नीचे खींचने के लिए तैयार थी। मेरी आंखें शांत मनोरंजन से चमक उठी। शिकार जाल में फंस चुका था। मैंने मुस्कान को थोड़ा कम किया और मेरी आवाज स्थिर हो गई। आयरिस को खुलकर बात करने के लिए राजी करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम उस गांठ को खोलना है जो मैं तब छोड़ गया था जब मैं चला गया था। जब तक वह गांठ रहेगी, वह शायद मुझे वापस आने दे, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ रास्ते में रहेगा। मैं अब और कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए अभी के लिए मुझे इसे धीरे धीरे लेना होगा। मैं शांत हो गया। लीना ने तुरंत एक रैपिड राउंड बैराज की तरह सवालों की बौछार कर दी। मैंने आयरिस की डेस्क की दराज के अंदर देखा है। ये तुम्हारी तस्वीरों से भरी पड़ी है। हर साल तुम्हारे बर्थडे पर वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। मेरा जन्मदिन उसी दिन होता है जिस दिन मैं 3 साल पहले देश छोड़कर गया था। वही दिन जब मैंने आयरिस को बेरहमी से रिजेक्ट और ह्यूमिलेट, अपमानित किया था। लीना की आवाज बढ़ती गई। इन पिछले कुछ सालों में कोई और नहीं रहा है। उसने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं बीमार था तो तुम अपनी बीमारी की वजह से चले गए थे। लीना का दिमाग तुरंत अपने आप एक पूरी ड्रामेटिक कहानी से भर गया। वह मुझे जो लुक दे रही थी वह दया और दर्द से सॉफ्ट हो गया था। मेरी निगाहें नीचे की ओर चली गईं। मैं इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बिना एक शब्द कहे चले जाना वह मेरी गलती थी। लीना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो मुझे उसे बताना होगा, मुझे आयरिस को बताना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी आंखें स्थिर थीं। मुझे उसकी दया नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। और अचानक लीना को अपने अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड महसूस हुआ। वह आयरिस की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आयरिस को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था, उसे पूरी तरह बदल दिया था। हर अधिकार से उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। उसे मुझे आयरिस के करीब आने से रोकना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मेरी तरफ देखते हुए वह खुद को मुझसे नफरत करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसके अंदर एक आवाज फुसफुसा रही थी। ये उसकी गलती नहीं थी कि वह बीमार था, और वे दोनों, वे सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लीना को इसका वजन अपने कंधों पर महसूस हुआ। कुछ क्लिक हुआ और उसने अपना मन बना लिया। वह हमें दोबारा साथ लाने जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। च्यू एम्पायर में शामिल होने के बाद पहले आधे महीने तक मुझे आयरिस की एक भी झलक नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही है। यहाँ तक कि जो काम वह मुझे असाइन करती है वह भी जानबूझकर बहुत हल्का होता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये जानने के लिए काफी चीजों से गुजर चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है। उसने शायद अभी तक ये नहीं सोचा है कि मेरा सामना कैसे करना है, या हम जो हुआ करते थे उसका सामना कैसे करना है। लेकिन ये ब्रीदिंग रूम काफी लंबा हो चुका है। मैंने अपना फोन निकाला और अपने सबसे अच्छे एसेट को काम पर लगाया, मेरी इनसाइड कॉन्टैक्ट लीना। अगर आयरिस मेरे पास नहीं आएगी तो
मैं उसके पास जाऊंगा। मैंने लीना के साथ मिलकर लंच करने की प्लानिंग की। हम दोनों का स्टाफ कैफेटेरिया में एक साथ जाना तुरंत हर दिशा से लोगों का ध्यान खींचने लगा। हमने अपना खाना ऑर्डर किया और खिड़की के पास एक कोने में बैठ गए। ओह माय गॉड, क्या वह लीना और उसका बॉयफ्रेंड है? मैंने सुना है कि वह वास्तव में यहाँ एक वकील है। कोई चांस नहीं है, सीरियसली वे एक साथ अमेजिंग लग रहे हैं। मैंने अपनी आंखें नीचे रखी, चुपचाप ये सब सुनता रहा। मेरे मुंह का कोना ऊपर उठ गया। टेबल के पार लीना अपना सिर नीचे किए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खा रही थी। कभी कभी मुझे खाना आगे बढ़ाने के लिए ऊपर देखती, इसे ट्राई करो और इसे भी, तुम्हारे लिए अच्छा है। ज्यादा दूर नहीं, आयरिस लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी जब बॉयफ्रेंड और वकील शब्द उसके कानों में पड़े। वह रुकी और कैफेटेरिया की तरफ देखा। तब तक ज्यादातर भीड़ साफ हो चुकी थी, जगह लगभग खाली थी। बस हम दोनों थे, जिन्हें मिस करना नामुमकिन था। मैं खिड़की के सहारे झुका हुआ था, लीना की लंबी लंबी बातों को चुपचाप सुनने के बीच बीच में अपने खाने को नीचे देख रहा था। पूरा सीन बहुत वार्म और इजी था, उस तरह की क्लोजनेस जिसमें कोई और कदम नहीं रख सकता। आयरिस की भौहें सिकुड़ गईं। वह अपनी एड़ी पर मुड़ी और सीधे कैफेटेरिया में आ गई। लीना, क्या तुम्हारे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है? वह यहाँ थी। मैंने अपने चॉपस्टिक से ऊपर देखा और एक सेकंड के लिए मैं हिल नहीं सका, लेकिन आयरिस ने केवल लीना की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी और नपी तुली थी। ग्रैंड रीच केस काफी समय से अटका हुआ है और तुम यहाँ फ्लर्ट कर रही हो। लीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्रैंड रीच की डेडलाइन कहीं आस पास भी